क्या आप सोच सकते हैं कि एक कचरा उठाने वाला रातों रात दुनिया का सबसे बड़ा लेखक बन सकता है? लेकिन क्या हो अगर उस कामयाबी की नींव एक मरे हुए इंसान के राज पर टिकी हो? ये कहानी है मैथ्यू की, जिसने एक ऐसी गलती की जिसकी कीमत उसे अपनी पहचान खोकर चुकानी पड़ी। एक ऐसी डायरी जिसने उसे दौलत तो दी, लेकिन उसके हाथ खून से रंग दिए। कहानी की शुरुआत मैथ्यू से होती है, एक ऐसा युवा व्यक्ति जो हमेशा से अकेला रहा था। वो अपनी पहली उपन्यास समवन फ्रॉम बिहाइंड को पूरा करने में पूरी तरह डूबा हुआ था। वो एक संघर्षरत अनाथ था जिसका सपना था कि वो एक प्रसिद्ध लेखक बने। उसकी सबसे बड़ी आशा यही थी कि उसका उपन्यास किसी प्रकाशक द्वारा स्वीकार कर लिया जाए, जिससे उसका जीवन और उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बदल जाए। दिन प्रतिदिन वो एक दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करता था और एक माल ढोने वाले ट्रक में सहायता करता था। उसके काम में लगातार तरह तरह का सामान लादना और उतारना शामिल था। खाने पीने की वस्तुएं, कपड़े, रेस्टोरेंट का कचरा और कभी-कभी कॉलेज के छात्रों का सामान भी। एक दिन जब वो एक विश्वविद्यालय परिसर में डिलीवरी कर रहा था, तभी संयोगवश उसकी नज़र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार पर पड़ी, जो साहित्य के छात्रों को एक सेमिनार दे रही थी। उस लेखिका का नाम एलिस था। वो बहुत खूबसूरत थी। मैथ्यू तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो गया। ये साफ साफ पहली नज़र का प्यार था। लेकिन जैसे ही वो एलिस को निहारने में खोया हुआ था, उसके दोस्त ने अचानक उसे वास्तविकता में वापस खींच लिया और याद दिलाया कि वे सिर्फ साधारण मजदूर हैं। मैथ्यू ने कंधे उचका दिए और दोबारा अपने काम में लग गया। कुछ दिनों बाद उसे प्रकाशक से लंबे समय से प्रतीक्षित उत्तर मिला। दुर्भाग्यवश उसका उपन्यास अस्वीकार कर दिया गया था। कुछ ही सेकंडों में उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। हार न मानते हुए उसने प्रकाशक को फोन किया और पूछा कि उसकी लिखाई के कौन से हिस्से पसंद नहीं आए। वो अपने उपन्यास को सुधारना चाहता था, लेकिन कॉल तुरंत काट दी गई। अगले दिन मैथ्यू फिर काम पर लौट आया। इस बार उसे एक अपार्टमेंट साफ करने का काम सौंपा गया था। वहां रहने वाला बुजुर्ग व्यक्ति 2 दिन पहले गुजर चुका था। अपार्टमेंट के मालिक ने बताया कि वो बूढ़ा आदमी 35 वर्षों से वहां किराए पर रह रहा था। अकेला रहता था, उसका कोई परिवार नहीं था और उससे मिलने कभी कोई नहीं आया। उन्हें निर्देश दिए गए कि कुछ फर्नीचर दान में दे दिया जाए और बाकी सामान फेंक दिया जाए। बुजुर्ग के बेडरूम में मैथ्यू ने देखा कि कमरा किताबों, अखबारों और तरह तरह की पुरानी चीजों से भरा हुआ था। इससे साफ पता चलता था कि वो व्यक्ति पढ़ने और लिखने का शौकीन था। मैथ्यू जल्दी जल्दी सामान प्लास्टिक की थैलियों में भरने लगा। उसे पता चला कि मृत व्यक्ति का नाम लियोन था। उसे लियोन की एक पुरानी तस्वीर भी मिली, जिसमें वो जवान था, एक सैनिक जिसने अल्जीरिया में युद्ध लड़ा था। तभी अचानक धूल से सजी चमड़े की जिल्द वाली किताब अलमारी के ऊपर से गिर पड़ी और वो चौंक गया। जिज्ञासावश उसने उसे खोला। वो लियोन की निजी डायरी थी, उस समय की जब वो अल्जीरिया में एक फ्रांसीसी सैनिक था। मैथ्यू तुरंत लिखाई की असाधारण गुणवत्ता को पहचान गया। उसमें लियोन का जीवन जीवंत रूप से दर्ज था, उसकी पहली हत्या से लेकर अफ्रीका के युद्ध क्षेत्रों में व्याप्त उसके गहरे डर तक। घर लौटने के बाद भी मैथ्यू नया उपन्यास नहीं लिख पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या लिखे जो पाठकों के दिल को छू सके। तभी उसके मन में एक विचार कौंधा। वो लियोन की डायरी पर आधारित एक उपन्यास लिखेगा। उस कहानी में लियोन का सैनिक जीवन दर्ज था, एक भयावह वातावरण जहां आसमान काला हो जाता था, हाथ पाप से लाल हो जाते थे और वो कठोर आदेशों और अपने अंतरात्मा के बीच झूलता रहता था, विशेषकर तब जब उस अल्जीरियाई संघर्ष में महिलाएं और बच्चे भी शिकार बन रहे थे। कई दिनों तक कहानी को दोबारा लिखने के बाद सभी मूल पात्रों के नाम सावधानी से बदल दिए गए। अंततः उपन्यास पूरा हो गया, लेकिन मैथ्यू को समझ नहीं आ रहा था कि इसका शीर्षक क्या रखा जाए। आखिरकार उसे एक शक्तिशाली वाक्य से प्रेरणा मिली, अल्जीरियाई रेत जो खून से काली हो चुकी थी। उसने अपने नए उपन्यास का नाम रखा ब्लैक सैंड। अगले दिन काम के दौरान मैथ्यू को प्रकाशक का फोन आया। उन्होंने कहा कि ब्लैक सैंड एक उत्कृष्ट उपन्यास है और उसे बैठक के लिए आमंत्रित किया। मैथ्यू खुशी से झूम उठा। उसका उपन्यास स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि क्योंकि कहानी पूरी तरह उसकी अपनी कल्पना नहीं थी, उसने लियोन की डायरी की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को बारीकी से लिख लिया ताकि वो प्रकाशक को कहानी सहजता से समझा सके। सब कुछ याद करने के बाद उसने डायरी जला दी और बाहरी रूप से उस कहानी को पूरी तरह अपना मौलिक कार्य घोषित कर दिया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि एक भयानक दुर्भाग्य अब जीवन भर उसका पीछा करने वाला है। मैथ्यू अंततः प्रकाशक से मिला। वो उसकी लेखनी से बेहद प्रभावित था। उसने मैथ्यू की लिखने की शैली की प्रशंसा की और उपन्यास की गहरी से भावुक कर देने वाली कहानी की तारीफ की। उसने कहा कि ये रचना पाठकों को सीधे युद्ध भूमि में पहुंचा देती है। संयोगवश मैथ्यू ने वहां एलिस को भी देखा, जो उस उपन्यास की समीक्षा कर रही थी। मैथ्यू, जो अभी भी उस पर मोहित था, उसके पास गया। एलिस ने उसे पहचाना नहीं और पूरी तरह सामान्य भाव से बात की। उसने टिप्पणी की कि ब्लैक सैंड एक बेहतरीन उपन्यास है, उसकी उम्मीदों से कहीं बेहतर। उसी क्षण एक किताबों की दुकान वाले ने मैथ्यू को पुकारा और उसे बधाई दी। तब एलिस को अचानक एहसास हुआ कि जिससे वो बात कर रही थी वही मैथ्यू ब्लैक सैंड का लेखक है।
ये बात स्वाभाविक रूप से उसे प्रभावित कर गई। 3 साल बाद मैथ्यू एक प्रसिद्ध लेखक बन चुका था। उसका उपन्यास एक जबरदस्त बेस्ट सेलर साबित हुआ था, जिससे उसे भारी आय हो रही थी। और इससे भी बेहतर बात यह थी कि एलिस अब उसकी प्रेमिका थी। एलिस ने उसे अपने अमीर माता पिता एलन और हेलन से मिलने के लिए आमंत्रित किया। वे समुद्र किनारे बने एक भव्य हवेली में रहते थे। वहां एलन ने गर्व से अपने दुर्लभ फ्रांसीसी राजशाही युग के हथियारों का संग्रह दिखाया। इसके बाद एलिस मैथ्यू को समुद्र किनारे टहलने ले गई और उसे एक छोटा सा शेड भी दिखाया, जहां वो बचपन में अपने पिता के साथ छुपन छुपाई खेला करती थी। जब मैथ्यू एलिस के साथ अपने कीमती पल बिता रहा था, तभी अचानक उसके प्रकाशक का फोन आया। मैथ्यू ने अपने अनुबंध का उल्लंघन किया था। ब्लैक सैंड को प्रकाशित हुए 3 साल हो चुके थे, लेकिन मैथ्यू ने कोई नया उपन्यास जमा नहीं किया था। उसके प्रशंसक उसके अगले काम की प्रतीक्षा कर रहे थे और अनुबंध के अनुसार उसे नई रचना देनी ही थी, लेकिन उसने एक भी पन्ना नहीं भेजा था। अपने कमरे में मैथ्यू पूरी तरह टूट चुका था। वो अच्छा उपन्यास नहीं लिख पा रहा था, क्योंकि भीतर ही भीतर वो जानता था कि उसमें प्राकृतिक प्रतिभा की कमी है। स्थिति और भी बदतर हो गई जब प्रकाशक ने उसकी रॉयल्टी रोक दी, क्योंकि उसने नया उपन्यास नहीं सौंपा था। अनुबंध के अनुसार प्रत्येक लेखक को कम से कम 2 उपन्यास देने होते हैं, तभी रॉयल्टी अनिश्चित काल तक जारी रहती है। तभी स्टैनिस्लॉस, जिसे संक्षेप में स्टैन कहा जाता था, एलन और हेलन का थोड़ा घमंडी गॉडसन उनसे मिलने आया। उसकी मुलाकात मैथ्यू से हुई। उन्होंने साथ में कुछ पेय पिए। उसके व्यवहार से साफ झलक रहा था कि स्टैन को एलिस से लगाव था और वो इस बात से खुश नहीं था कि मैथ्यू उसका प्रेमी है। अगले दिन भी मैथ्यू इसी उलझन में था कि क्या लिखे। उसने अपना पहला अस्वीकृत उपन्यास समवन फ्रॉम बिहाइंड फिर से निकाला और एलिस को पढ़ने के लिए दे दिया। उसने ये नहीं बताया कि वो उसका स्वयं का लिखा हुआ है। उसने ये कहकर दिया कि प्रकाशक ने समीक्षा के लिए भेजा है और खुद को व्यस्त दिखाते हुए एलिस से प्रतिक्रिया जानना चाहिए। कुछ ही देर बाद स्टैन आया और मैथ्यू से बातें करने लगा। स्टैन ने अल्जीरिया के बारे में अपने व्यापक ज्ञान का बखान किया, जहां उसके पिता ने सेवा की थी, और ये जताया कि वो इस बात से बेहद अति प्रभावित है कि मैथ्यू वहां कभी गया भी नहीं, फिर भी उसने ब्लैक सैंड में युद्ध का इतना सजीव और वास्तविक चित्रण कैसे किया। हालांकि वो लगातार मैथ्यू को नीचा दिखाने के अवसर खोजता रहा। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि एलिस की आदर्श पुरुष को लेकर अपेक्षाएं बहुत ऊंची हैं, जिससे मैथ्यू असहज हो गया। उस शाम एलिस ने मैथ्यू से कहा कि जो लेखन उसने उसे दिया था वो बेहद खराब था। वो उसे पूरा भी नहीं पढ़ पाई, क्योंकि वो बहुत उबाऊ था। उसे पूरा विश्वास था कि कोई भी प्रकाशक ऐसा उपन्यास स्वीकार नहीं करेगा। मैथ्यू भीतर ही भीतर जल उठा, खुद से बेहद निराश। दिन बीतते गए। नाश्ते के समय मैथ्यू को बैंक से फोन आया। उसका क्रेडिट कार्ड अपनी सीमा पार कर चुका था और तुरंत भुगतान की मांग की गई। मैथ्यू घबरा गया। उसका खाता खाली था, क्योंकि प्रकाशक ने उसकी रॉयल्टी रोक रखी थी। वो ब्लैक सैंड जैसा उपन्यास दोबारा नहीं लिख पा रहा था, और यही बात उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह तोड़ रही थी। हताश होकर उसने एक झूठा हादसा रच दिया और अस्पताल पहुंच गया। उसने दावा किया कि उस पर लुटेरों ने हमला किया था। ये सब एक झूठ था, ताकि एलिस और उसका परिवार ये न जान पाए कि वो असल में मानसिक तनाव में था और खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। इधर स्टैन को मैथ्यू पर कुछ शक होने लगा था। घर लौटने के बाद प्रकाशक लगातार नए उपन्यास की पांडुलिपि के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन मैथ्यू केवल खोखले वादे कर रहा था। उसने एक भी अनुच्छेद नहीं लिखा था। दूसरी ओर एलन यानी एलिस का पिता अपने भावी दामाद को लेकर चिंतित थे। उन्होंने मैथ्यू को बताया कि उसके नाम एक पत्र आया है। जब मैथ्यू ने लिफाफा खोला तो उसमें लेओन की तस्वीर थी, उसी डायरी के मालिक की जिसे वो मरा हुआ समझता था। समय बीतता गया। एक दिन मैथ्यू एलिस के साथ एक किताबों की दुकान गया, जहां प्रशंसकों के लिए हस्ताक्षर कार्यक्रम रखा गया था। अचानक एक आदमी उसके पास आया। उसने दावा किया कि वो लेओन का दोस्त है और आरोप लगाया कि मैथ्यू ने एक मरे हुए आदमी की डायरी का दुरुपयोग किया है। उस व्यक्ति ने अपना नाम अर्नो बताया। उसने मुंह बंद रखने के बदले 500 मिलियन की मांग की और धमकी दी कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो सार्वजनिक रूप से उजागर कर देगा कि ब्लैक सैंड मैथ्यू की मौलिक रचना नहीं है। अगले दिन अर्नो ने फोन कर पैसे मांगे। मैथ्यू ने समय मांगा और बताया कि उसका खाता खाली है। तब अर्नो ने कहा कि उसे पता है कि एलिस और उसका परिवार आंगन में समय बिता रहे हैं, जिससे साफ हो गया कि वो उनके घर की जासूसी कर रहा था। कोने में फंसे मैथ्यू ने वादा किया कि वो एलन के संग्रह से एक बेहद कीमती पिस्तौल अर्नो को देगा। मैथ्यू को पता नहीं था कि उसी समय उसके पीछे खड़ा स्टैन ये पूरी बातचीत सुन चुका था। उस रात मैथ्यू को उस संग्रहणीय पिस्तौल को चुराना था। उसने एलन का गोल्फ ग्लव पहना और एक खिड़की तोड़ दी, ताकि ये सब एक चोरी जैसा लगे। अगली सुबह पुलिस ने एलन के घर में हुई कथित सेंधमारी की जांच पूरी कर ली। मैथ्यू और एलिस ने घर में अलार्म सिस्टम लगाने का सुझाव दिया। इधर स्टैन, जो पिछले दिन की बातचीत को लेकर पहले से ही संदिग्ध था, साहस जुटाकर मैथ्यू के कमरे की तलाशी लेने चला गया। उसी समय एलिस और उसके पिता समुद्र किनारे टहलने चले गए, ताजी हवा लेने के लिए। मैथ्यू इनके साथ नहीं गया। मैथ्यू के कमरे में स्टैन को एक लकड़ी का बुक बॉक्स मिला।
उसी क्षण मैथ्यू कमरे में दाखिल हुआ और उसने स्टैन को वही पिस्तौल पकड़े हुए देख लिया जिसे वो छिपा कर रखे था। स्टैन ने तुरंत मैथ्यू पर हमला कर दिया और चिल्लाते हुए कहा कि वो कभी भी एलिस को उसका नहीं बनने देगा। एक हताश संघर्ष के दौरान मैथ्यू ने पिस्तौल से स्टैन के सिर पर वार कर दिया। दुर्भाग्यवश उसी चोट से स्टैन की मृत्यु हो गई। मैथ्यू स्तब्ध रह गया। उसका इरादा कभी हत्या करने का नहीं था। कुछ ही पलों बाद दूर से एलिस की आवाज गूंजी। घबराकर मैथ्यू ने स्टैन के शव को उसके सामान सहित अलमारी में छिपा लिया। खुद को साफ करते समय मैथ्यू ने देखा कि उसकी गर्दन पर स्टैन के खरोंच के निशान थे। उसने उन्हें कॉलर वाली शर्ट से ढक लिया। कुछ ही देर में एलन और एलिस लौट आए। वे हैरान थे कि स्टैन बिना अलविदा कहे अचानक कहां चला गया। एलिस ने उसे फोन करने की कोशिश की, जिससे मैथ्यू और घबरा गया। उसने तुरंत स्टैन का फोन साइलेंट किया और एलिस को संदेश भेजा कि उसे किसी जरूरी काम से अचानक जाना पड़ा है। उस शाम वे सब साथ में रात का खाना खा रहे थे, तभी अचानक छत से कुछ टपक कर खाने की मेज पर गिरा। मैथ्यू का दिल बैठ गया। उसे लगा कि ऊपर अलमारी से स्टैन का खून रिस कर नीचे आ रहा है, लेकिन वो केवल उसका डर था। वो तरल असल में उसकी नाक से बहता खून था। एलिस उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन मैथ्यू ने मना कर दिया और तेजी से उठकर अलमारी देखने चला गया। उसकी राहत के लिए वहां कोई लाल तरल न टपक रहा था, न ही फर्श पर जमा हुआ था। कुछ देर बाद एलिस उसके पास आई, अपने कुत्ते के साथ। कुत्ता अलमारी के दरवाजे पर जोर जोर से भौंकने लगा। ये देखकर मैथ्यू थोड़ा झुंझला गया और उसने एलिस से तुरंत वहां से जाने को कह दिया। उस रात जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, मैथ्यू चुपचाप अपने ससुराल के शेड में गया और औजार निकाल लाया। उसने स्टैन के शव को एक चटाई में लपेटा। अपने दुबले शरीर के बावजूद उसने पूरी ताकत लगाकर उस गठरी को ऊपर की मंजिल से नीचे धकेला। फिर वो उसे उठाकर समुद्र तट की ओर ले गया। उसका इरादा शव को डुबो देने का था। उसने भारी धातु के वजन ढूंढे ताकि स्टैन का शरीर समुद्र में डूब जाए। अंततः वो भयावह दृश्य शुरू हुआ। योजना सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद मैथ्यू तेजी से लौटने लगा, लेकिन अचानक नाव का इंजन बंद हो गया। कुछ ही देर में समुद्र में एक मरीन पुलिस की गश्ती नाव दिखाई दी। घबराकर मैथ्यू तुरंत समुद्र की गहराई में कूद गया। वो पकड़े जाने के डर से समुद्र तल के पास तैरता हुआ किसी तरह किनारे की ओर बढ़ा। सुबह का सूरज निकल चुका था। मैथ्यू घर लौटा इससे पहले कि घर के लोग जागें। वो चाहता था कि सबको यही लगे कि वो पूरी रात कहीं गया ही नहीं था। वो जल्दी से बिस्तर में घुस गया, लेकिन एलिस पहले से जाग चुकी थी और मन ही मन सोच रही थी कि मैथ्यू पूरी रात कहाँ था। दोपहर में मैथ्यू की नींद खुली। वो एलिस को ढूंढने निकला, ये सोचकर कि शायद वो समुद्र तट पर होगी। और सच में एलिस वहीं बैठी एक उपन्यास पढ़ रही थी। अचानक उसने देखा कि चट्टानों के पास एक लिपटी हुई गठरी तैरती हुई आ रही है। वो चौंक गई, लेकिन वो केवल मैथ्यू का एक डरावना सपना था। इसके बाद मैथ्यू ने नहाकर खुद को तरोताजा किया और चोरी की हुई वो संग्रहणीय पिस्तौल अर्नो को सौंप दी। अर्नो अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि वो जानता था कि उस प्राचीन पिस्तौल की कीमत बहुत अधिक है। तभी उसने खुलासा किया कि वो लियोन का बेटा है। जब उसका पिता जीवित था तब वो उससे मिलने कभी नहीं गया, लेकिन अब जब उसके पिता की डायरी एक बेस्ट सेलर उपन्यास बन चुकी थी, वो रिश्ता जताकर मैथ्यू से पैसे ऐंठ रहा था। घर लौटने पर मैथ्यू एलिस के बदले हुए व्यवहार से चौंक गया। उसने आरोप लगाया कि मैथ्यू ने पिछली रात उसे धोखा दिया है। मैथ्यू ने जोरदार ढंग से इस बात से इनकार कर दिया। एलिस ने उसके फोन में आई कई कॉल्स की ओर इशारा किया और मान लिया कि वो किसी दूसरी औरत की थीं, जबकि वो असल में अर्नो की थीं। मैथ्यू ने टूटे मन से समझाने की कोशिश की कि वो उसके जीवन की एकमात्र औरत है। उसने बताया कि पहली ही नज़र में वो उससे प्रेम करने लगा था, लेकिन तब वो कुछ भी नहीं था। फिर ब्लैक सैंड ने सब कुछ बदल दिया। वो एक दूसरे को जानने लगे और वो उसके जीवन का सबसे सुखद समय था। अंततः मैथ्यू ने स्वीकार कर लिया कि वो कोई महान लेखक नहीं है और वो उपन्यास वास्तव में उसका नहीं था। वो केवल इस डर से सच छुपा रहा था कि अगर एलिस को सच्चाई पता चल गई तो वो उसे छोड़ देगी। लेकिन उसकी राहत के लिए एलिस अब भी उससे प्रेम करती थी, ये जानते हुए भी कि वो महान लेखक नहीं है जैसा वो समझती रही थी। उसने कहा उनका प्रेम सच्चा है और उसे किसी कारण की आवश्यकता नहीं। वे दोनों फिर से एक हो गए और दिन का बाकी समय साथ बिताया। कुछ दिनों बाद मैथ्यू को अपने ही जीवन की कहानी पर आधारित एक उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली। उसकी कहानी की शुरुआत उसके पास्ट से हुई, जब वो एक गुमनाम व्यक्ति था। फिर उसका एक उच्च समाज की लड़की से प्रेम होना, उसके तीव्र संघर्ष और उसके जीवन में घटित हर वो घटना जिसमें हत्या और झूठ भी शामिल थे।
स्वाभाविक रूप से उसने सभी पात्रों के नाम बदल दिए ताकि एलिस और कोई भी अन्य व्यक्ति ये न समझ सके कि ये उसकी असली कहानी है। मैथ्यू ये साबित करना चाहता था कि वो अपने ही हाथों से एक अच्छा उपन्यास लिख सकता है। इस दौरान एलिस लगातार उसे प्रोत्साहित करती रही कि वो कभी हार न माने। अंततः उपन्यास पूरा हो गया। उसने उसका नाम रखा फॉल्स प्रिटेंसेस और पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने लेखक के रूप में अपना नाम लिखा। लेकिन जब वो समुद्र तट पर एलिस को ढूंढने गया तो उसने देखा कि वहां पुलिस मौजूद थी। उन्होंने समुद्र में स्टैन का शव खोज निकाला था। मैथ्यू के भीतर घबराहट की लहर दौड़ गई। उसकी समस्याएं मानो कभी खत्म नहीं होने वाली थीं। कुछ ही समय बाद पुलिस उनके घर पहुंची। उन्होंने बताया कि स्टैन के नाखूनों के नीचे त्वचा के अंश पाए गए हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि स्टैन ने अपने हमलावर को खरोंचा था। पुलिस ने अनुरोध किया कि घर के हर सदस्य, पड़ोसियों और स्टैन से जुड़े सभी लोगों को रविवार को पेरिस में डीएनए परीक्षण के लिए उपस्थित होना होगा। मानो ये सब पर्याप्त न हो, उसी समय अर्नो ने फिर से मैथ्यू को फोन किया और पैसे मांगे। मैथ्यू का धैर्य टूटने लगा। वो एक भयानक दुविधा में फंस गया था। यदि वो डीएनए परीक्षण देता तो निश्चित रूप से स्टैन की हत्या के अपराध में पकड़ा जाता और जेल भेज दिया जाता। वो बेतहाशा इस असंभव स्थिति से निकलने का कोई रास्ता खोजने लगा। अगले दिन एलिस और उसके माता पिता पेरिस रवाना हो गए, स्टैन के माता पिता से मिलने और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए। मैथ्यू उनके साथ नहीं जा सका। उसने प्रकाशक से मिलने का बहाना बनाया। जाने से पहले उसने एलिस को अपने जीवन पर आधारित वो उपन्यास दे दिया और कहा कि वो उसे पढ़े। उसने वादा किया कि वो रविवार को डीएनए परीक्षण के लिए पेरिस पहुंचेगा। अब अर्नो से मिलने का समय आ गया था। वो लगातार उससे पैसे ऐंठ रहा था। मैथ्यू ने एक खतरनाक योजना बनाई। उसने सीट बेल्ट के लॉक में एक सिक्का डाल दिया ताकि वो ठीक से काम न करे। अर्नो खुद को श्रेष्ठ समझते हुए मैथ्यू को धमकाने लगा। उसने कहा कि अगर पैसे नहीं मिले तो वो एलिस और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाएगा। यहाँ तक कि वो उनके घर से खुद ही प्राचीन वस्तुएं उठाने की योजना बना रहा था। अब मैथ्यू को से घृणा होने लगी थी। अचानक उसने गाड़ी को चट्टानों की ओर मोड़ दिया। गाड़ी जोर से टकराई। सौभाग्य से मैथ्यू बच गया, लेकिन अर्नो की मृत्यु हो गई। उसकी सीट बेल्ट साफ तौर पर विफल हो चुकी थी। तभी मैथ्यू के दिमाग में एक आखिरी निराशाजनक योजना आई। उसने अर्नो के शव को ड्राइवर सीट पर बिठा दिया। उसकी घड़ी, बटुआ और फोन उसके पास रख दिए। वो चाहता था कि दुनिया यही समझे कि दुर्घटना में मैथ्यू की ही मृत्यु हुई है। इस योजना का जोखिम ये था कि उसे मृत घोषित कर दिया जाएगा और वो फिर कभी एलिस के साथ जीवन नहीं बिता पाएगा। योजना को पूर्ण बनाने के लिए उसने कार और शव पर पेट्रोल डाला और आग लगा दी। इसके बाद मैथ्यू गायब हो गया। पूरी दुनिया यही मान बैठी कि ब्लैक सैंड का प्रसिद्ध लेखक एक कार दुर्घटना में मारा गया है। 2 दिन बाद मैथ्यू एक होटल के कमरे में समाचार देख रहा था। टीवी पर बताया जा रहा था कि महान लेखक मैथ्यू की कार दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई है। 2 साल बीत गए। मैथ्यू फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया था। वो अब कबाड़ ढोने का काम करता था। उसने ये स्वीकार कर लिया था कि वो कोई महान लेखक नहीं है और शायद यही उसका असली भाग्य था। उसके लिए सामान्य इंसान बनकर जीना बेहतर था, बजाय इसके कि वो सड़ी हुई जेल में प्रसिद्ध बनकर पड़ा रहे। हालांकि उसकी मजदूरी बहुत कम थी, लेकिन उसका जीवन अब शांत था। कम से कम वो झूठ के बोझ से मुक्त था। एक दिन बारिश होने लगी। शहर की सड़कों पर पानी बरस रहा था। घर लौटते समय वो एक किताबों की दुकान के सामने से गुजरा। अचानक वो ठिठक गया। दुकान के शीशे में उसकी अपनी तस्वीर लगी हुई थी। उसका जीवन पर आधारित उपन्यास फॉल्स प्रिटेंसेस, जिसे उसने एलिस को दिया था, अब एक प्रकाशक द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। वो पूरे यूरोप में बेस्ट सेलर बन चुका था। इतना ही नहीं, उसने दुकान के अंदर एलिस को देखा। उसकी गोद में एक बच्चा था। वो बच्चा वास्तव में उसका ही बेटा था। मैथ्यू टूट गया। वो अपने ही बच्चे को गले नहीं लगा सकता था। अचानक एलिस की नज़र दरवाजे की ओर गई और यही कहानी खत्म होती है।